नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। ये दोनों स्मॉल फाइनेंस बैंक आखिरकार चलते क्यों नहीं। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छे खासी तरीके से आपको रिटर्न दे रहा है। उन्हीं लेवल से चला है जिन लेवल्स पर आज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक खड़ा है, यानी 30 रुपये। मेरे ख्याल से लगभग ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो 35-36 रुपये के लेवल से जो है यहाँ वहाँ से बूम मारा। लेकिन उज्जीवन की बात करें अगर, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक वहीं पर अटके रहे। ऐसा क्यों? अब तक मार्केट में इतनी बड़ी तेज़ी हो चुकी है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस वहीं पर खड़े हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है आईपीओ के बाद कोई रिटर्न नहीं, नो रिटर्न, उसके बाद इन लेवल्स पर क्यों खड़ा है जबकि उसका मार्केट कैप बहुत कम है। ये सब चीज़ें जानने वाली बात है। तो चलिए मैं आपको पहले सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर बात करने वाला हूँ आपसे, फिर उसके बाद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की वजह देखेंगे इन दोनों बैंकों की कि असल में आखिरकार ये चल क्यों नहीं रहे, इसके पीछे की वजह क्या है। वजह बहुत बड़ी है, देखेंगे तो समझ में आएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज डेट है 15 जुलाई का और आज मार्केट टॉप पर है। निफ्टी अपने 52 वीक हाई को तोड़ चुकी है, लेकिन इस बैंक ने कोई भी तेजी को दिखाया नहीं है। 2.5% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग लगातार इस बैंक में जो बना हुआ है, इसके अगर हम बात करें, इसका लगभग वॉल्यूम भी घट चुके हैं। अगर हम 3 महीने का देखें तो इसका हाई था 260 रुपये, 260 रुपये से आज 210 रुपये पर है। और मेरे ख्याल से जो 52 वीक हाई 52 वी लो की अगर बात करें तो आज का जो लो है 210 रुपये, वो अब तक का मतलब 52 वीक लो हो चुका है इस बैंक का। तो ध्यान रखिएगा, आज इसने अपना 52 वीक लो बना लिया है, इसको जानना जरूरी है ऐसे मार्केट में। अब चलिए देखते हैं इसकी वजह। जैसा कि मैंने कहा, मार्केट कैप बहुत कम है, 2286 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, 2286 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। अर्निंग पर शेयर 1.12 है, पी रेशियो 192.75, इंडस्ट्री पी 28.96 है, बुक वैल्यू पर शेयर 150 है, यानी यहाँ से 60 रुपये ऊपर अपने बुक वैल्यू से काम कर रहा है। ठीक है, 10 करोड़ इक्विटी है, इसे हमें नहीं जानना है। अगर आप पी रेशियो देखें, पहली बात तो मैं आपको ईपीएस बता दूं। ईपीएस के हिसाब से ईपीएस 1.12 है, तो पर शेयर ₹1.12 आपको ये कमा के दे रहा है, यानी बैंक प्रॉफिटेबल में है, थोड़ा सा ही सही लेकिन प्रॉफिटेबल में है। अगर हम पी रेशियो देखें 192.75, अगर हम इंडस्ट्री पी से कंपेयर करेंगे तो इतना ज़्यादा हाई है, ये इतना ज़्यादा हैवी वैल्यू पर अभी ये बैंक बैठा है जिसकी कोई सीमा नहीं। और मेरे ख्याल से इकलौती बैंक है ये, इकलौती स्मॉल फाइनेंस बैंक है अभी इस रेट में बता रहा हूँ, इस प्राइस में बता रहा हूँ। इस प्राइस में सबसे ज़्यादा महंगी अगर कोई बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो लमसम 170-168 का यहाँ पर जो है डिफरेंस निकल के आ जाएगा। अगर हम पी रेशियो इंडस्ट्री पी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 168 पॉइंट महंगा है इंडस्ट्री पी से। कैन यू इमेजिन दिस? तो ये है इसकी असली वजह कि इसमें तेजी क्यों नहीं आ रही है, इसमें गिरावट क्यों आ रही है। पहली वजह है ये। अब दूसरी वजह क्या है, आपको उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी वजह ये है, देखिए, ये आपने रिजल्ट जो है वो आपने अगर देखे हुए तो आपको पता होगा। स्मार्ट पीपल्स यही चीज़ देखते हैं, आपको मैं बताने जा रहा हूं। यहां पर देखिए, गौर से देखिएगा, यहाँ पर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जो इनकी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट करके जो इन्होंने कमाया वो इस साल बढ़ा है, 2021 मार्च के हिसाब से बढ़ा है 2020 के कंपैरिजन में। 2020 मार्च में अगर कंपैरिजन से देखेंगे तो 52,85,00,000 रुपए का इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट था, जो कि बढ़कर 84 करोड़ रुपीज़ 2021 में हो गया है। ठीक है, इससे मतलब नहीं है। इंटरेस्ट इन्हें कितना मिला? इंटरेस्ट इनको मिला है 766 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट था 2020 मार्च में, जो कि बढ़कर 776.14 करोड़ रुपए यहाँ पर इंटरेस्ट अर्नड यहाँ पर हो चुका है। 2021 मार्च की बात कर रहा हूँ। अब खर्चे वर्चे काट कर एनआईआई कितना बचा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पर जो है वो कितना बचा, 410 करोड़ रुपए, 410 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर बचा है, जो कि अगर हम 2020 से कंपेयर करेंगे तो बहुत कम है। यहाँ पर 80 करोड़ रुपए की यहाँ पर गिरावट आई। 2020 में 490 करोड़ की एनआईआई थी।
फिर भैया यहाँ पर जो है खर्चा जो है सब कुछ काट कूट के ऑपरेटिंग इनकम जो बची है वो सिर्फ 81 करोड़ रुपए रह गई है। खर्चे इस साल बढ़े हैं, यानी 2021 मार्च में खर्चे बढ़े हैं। आप एक्सपेंडिचर की लाइन में देखिए, 272 करोड़ रुपए खर्चे 2020 मार्च में हुए थे, जो कि अब बढ़कर 328 करोड़ रुपए हो गए, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग इनकम जो है वो इनकी घट गई। तो 218 करोड़ रुपए की ऑपरेटिंग इनकम थी 2020 में, जो कि घटकर 81.85 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर रह गई है 2021 मार्च में। उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ये बैंक चल क्यों नहीं रही है। ये अभी आप ये समझिए, ये बैंक उन लोगों के रडार में जो इसे गिराना चाहते हैं, क्योंकि इसके फंडामेंटल फाइनेंशियल जो है वो बिगड़े हुए हैं, टोटल बिगड़े हुए हैं। अदर इनकम यहाँ पर बढ़ी है। अदर इनकम जो इन्होंने कमाई 87 करोड़ रुपए की 2020 मार्च में थी, जो कि बढ़कर 99 करोड़ रुपीज़ की पहुँच गई है 2021 मार्च में। ठीक है भैया। प्रोविज़न एंड कॉन्टीजेंसीज जो है वो सीधे यहाँ पर बढ़ी है। 2020 मार्च में 151 करोड़ रुपए थी, जो कि बढ़कर 169 करोड़ रुपीज़ पहुँच गई 2021 मार्च में। ठीक है भाई। सब कुछ काट कूट के बचा कितना? प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर 153.98 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स काटने से पहले जो प्रॉफिट बचा वो इनका 153.98 करोड़ था 2020 मार्च में, जो कि घटकर 12 करोड़ रह गया है, 12.10, यानी 12 करोड़ 10 लाख रुपए रह गया है। अब इतनी बड़ी गिरावट जो आई है इनके फाइनेंशियल्स में, तो आप समझ ही सकते हैं कि इसके चलने के ना पीछे कितना बड़ा रीज़न है, आपके सामने है। टैक्स को काट कूट के बचा कितना? 110.94 करोड़ रुपीज़ का, 110.94 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2020 मार्च में, जो कि घटकर है यहाँ पर 2021 मार्च में जो है 11.86 करोड़ रुपीज़ आएगा। तो यहाँ पर बचे ही क्या? कुछ नहीं बचा है यहाँ पर। और उसकी वजह से जो है अर्निंग पर शेयर जो 12.81 था, 12.81 का अर्निंग पर शेयर था 2020 मार्च में, जो कि घटकर 1.12 रह गया है। तो 10% के बराबर, 10% भी नहीं कहेंगे, 10% से 8% के आसपास का यहाँ पर EPS रह गया, अगर पिछले साल की तुलना करेंगे तो। उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे आंकड़े। अगर नहीं आए हो तो घुमा के देख लीजिएगा, नहीं अगर आपको देखना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। अब देखिए, सबसे जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो मैं आपको बताता हूँ। 2020 मार्च में जो ग्रॉस NPA थे वो 101 करोड़ रुपए के थे, जो कि बढ़कर 2021 मार्च में 393.68 करोड़ रुपीज़ के ग्रॉस NPA पहुंच गए हैं, जो कि एक गंदी बात है, एक खराब बात है। नेट NPA की स्थिति देखिए, 20 करोड़ 37 लाख रुपए के नेट NPA थे 2020 मार्च में, जो कि बढ़कर 188.12 करोड़ रुपीज़ पहुंच गए 2021 मार्च में। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हर जो खराब चीज़ है वो इसमें बढ़ी है। और बढ़ी कितनी है? 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400% तक, ऐसे मतलब आंकड़े मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। इतना गुना बढ़ा है यहाँ पर, जो नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं इस बैंक में। परसेंट में नेट NPA की बात करेंगे अगर, तो नेट NPA परसेंट में 0.57 नेट NPA था 2020 मार्च में, जो कि बढ़कर 4.73% पहुंच गया है। कैन यू इमेजिन दिस? अगर इतना किसी बैंक में हो जाए तो बैंक जो है वो भड़बड़ा के उसका शेयर प्राइस गिर जाता है। आप सोच सकते हैं, आपने यस बैंक का केस देखा होगा। इससे मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, इसके पीछे की मैं वजह भी बताऊँगा। लेकिन आपने यस बैंक में देखा, NPA बढ़े, बैंक भाड़ एकदम धड़ाम से गिर गई। तो ये एक चीज़ है। ग्रॉस NPA परसेंट 2.79% थे 2020 मार्च में, जो कि बढ़कर 9.41% पहुंच गए हैं। अब हाँ, यहाँ पर जो है आपको समझ में आ गई होगी कि इनकी जो असेट्स हैं उनमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ी है। तो इस बैंक से मैं आपको बताऊं, इस बैंक के शेयर से, इस स्टॉक से दूर रहिएगा, बिल्कुल दूर रहना। आपके सामने आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के बेसिस पर ही चलिएगा। बैंक की स्थिति बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। इसके पीछे एक कारण और है, ये इतना बड़ा क्यों? RBI की गाइडलाइन जो है, कोविड का जो प्रोविज़न है वो एक्स्ट्रा करके चलने की जो बात थी, इसमें वो भी शामिल है। तो इसकी वजह से शायद जो है वो इसमें दिख रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर कैसे सब कुछ सही होगा? जब तक इसके Q1 यानी जो आने वाले हैं 1-2 महीने में Q1 के रिजल्ट जो हैं, 2021 Q1 के रिजल्ट जो हैं अच्छे नहीं आते, तब तक इस बैंक से दूर रहिएगा। अगर अच्छे आते हैं, यहाँ पर स्थिति बेहतर नज़र आती है,
तो आप इसमें पोजीशन लीजिएगा, नहीं तो आज 52 वीक लो बनाया है, कल को यहाँ 200 का लेवल भी टूटता हुआ आपको नज़र आएगा और 100% बात है यहाँ पर टूटता हुआ नज़र आ सकता है। आज 52 वीक लो लगा, ऐसे मार्केट में जब मार्केट हाई पर है तो यहाँ पर 52 वीक लो यहाँ पर लग चुका है। समझ गए होंगे, उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो सारी बातें आपके सामने क्लियर है, सारी बातें आपके सामने रखी हुई हैं। अब चलिए, यहाँ पर हमने सूर्योदय फाइनेंस बैंक को समझ लिया। अब चलिए अब देखते हैं माफ़ कीजिएगा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की क्या बात है, चलिए देखते हैं आप उसे। तो दोस्तों आज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस ने भी यहाँ पर जो है क्लोजिंग दी है नीचे 0.5% ही सही, लेकिन 0.5% की जो है वो गिरावट रही, 15 पैसे गिरकर बंद हुआ है ये स्टॉक। 30 लाख का यहाँ पर वॉल्यूम है और अगर हम देखें तो उसके 3-4 महीने का हाई कितना हाई है अगर हम बात करेंगे, ठीक है 3-4 महीने का जो हाई है 26 है। एक तो मूवमेंट ही नहीं होती है तो देखने का कोई मतलब ही नहीं है, चलिए रहने दीजिए। अब चलिए अपना वही देखते हैं सिस्टम क्या है। मार्केट कैप इस बैंक का देखिए 5,331 करोड़ रुपए, 85 लाख है, 85 लाख। तो यहाँ पर कुल मिला के ये 5,331 करोड़ रुपए की बैंक है। EPS ना के बराबर 0.05, बहुत गंदा है ये तो। अगर हम पी रेशियो देखें तो भैया इसने पी रेशियो के मामले में अपने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी पीछे छोड़ दिया। 642.39 का, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस प्राइस में मैं जो बोल रहा था पहले वो गलत था। ये सबसे बड़ी पी रेशियो वाली बैंक है भैया, ठीक है, तो ध्यान रखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक में। इंडस्ट्री पी 28.96, अगर कंपेयर करने के लिए बैठ जाओ तो लमसम यहाँ पर जो है 612 के आसपास का जो है वो यहाँ पर सीधे डिफरेंस निकल के आता, तो 612 पॉइंट इंडस्ट्री पी से महंगी है ये बैंक। तो आप समझ सकते होंगे कि किस हालात में ये बैंक है, क्यों इसका स्टॉक का प्राइस नहीं चल रहा है। अगर स्टॉक का प्राइस चलने पे आ गया तो मुझे तो लगता है कि इसका जो पी रेशियो है वो शायद इस मार्केट का सबसे बड़ा पी रेशियो बन जाएगा किसी स्टॉक का, किसी कंपनी का। बुक वैल्यू पर शेयर 17.21 है और उससे ऊपरी काम कर रहा है। तो ये सब बातें हैं, पी रेशियो यानी आपको सामने दर्शा रहा है कि हाँ भैया यहाँ पर बहुत महंगा है ये बैंक, तो इससे भी दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये प्रॉब्लम ऐसे क्यों हुई, ज़रा 2019 का देखिए। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो है वो 93.10 करोड़ है, जो कि बढ़कर 2020 में 138.70 करोड़ रुपीज़ होगी। तो जो यहाँ पर जो है और बढ़ी है, 2021 मार्च में बढ़कर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो है वो 172.98 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर पहुँच गई है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न कितना किया है, तो अच्छा खासा किया है। 1831 करोड़ का इंटरेस्ट इन्होंने 2019 में कमाया था, 2020 में 2703 करोड़ का, 2021 में 2806 करोड़ का इंटरेस्ट इन्होंने कमाया, बहुत बढ़िया। लेकिन जो खर्चे हो गए कमाने में वो उसमें से हर साल वही है 1077 करोड़ का। तो काट कूट के जो है NII नेट इंटरेस्ट इनकम जो इनकी हुई है वो 1728 करोड़ है, जो कि अच्छी खासी हुई है हर साल में। अगर देखें कंपेयर करें तो अच्छी खासी हुई है। 2020 में 1633 करोड़ थी, 2019 में तो 1106 करोड़ थी। यहाँ तक सब ठीक है। खर्चे यहाँ पर 1230 करोड़ रुपए के, तो टोटल काट कूट के 498.48 करोड़ रुपए का यहाँ पर ऑपरेटिंग इनकम रही, जो कि काफ़ी अच्छी खासी रही है। 2020 का अगर कंपेयर करें तो 315 करोड़ की 2020 में थी, 2019 में 103 करोड़ रुपए की। अदर इनकम का सपोर्ट भी यहाँ पर मिला है, यहाँ पर 310 करोड़ रुपए की अदर इनकम मिली है ना, जो कि 2020 में 322 करोड़ रुपए की। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन अदर इनकम अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर प्रोविजनिंग 799 करोड़ की, इस साल सबसे ज़्यादा प्रोविजनिंग थी ये 799, 800 करोड़ मान लीजिए, 1 करोड़ कम है, 90 लाख रुपए कम है। 800 करोड़ की प्रोविजनिंग, जो कि 2020 में प्रोविजनिंग थी 170 करोड़ की, जो कि 2019 में अगर कंपेयर करें तो 40 करोड़ की प्रोविजनिंग थी। बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ रुपए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स का कटने से पहले 10 करोड़ 20 लाख रुपए का यहाँ पर PBT, यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचा, जो कि 2020 में 466 करोड़ रुपए का था PBT, और 2019 के देखें तो 268 करोड़ रुपीस का PBT था। टैक्स काटा, सब कुछ काट कूट के
2020 में प्रॉफिट हुआ था इनको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 349.92, 350 करोड़ के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था, लेकिन 2021 मार्च में 8 करोड़ 30 लाख रुपए का यहाँ पर रह गया है। तो ये है सबसे बड़ी वजह, ये है एक प्रॉब्लम। 8 करोड़ 30 लाख रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट रह गया है। अब यहाँ पर ईपीएस जो कि 2.02 था 2020 में, सिर्फ रह गया है 2021 में 0.05। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। ये कहिए कि यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट में रह गई, तो ईपीएस जो है वो माइनस नहीं गया, प्लस में ही गया। अब ग्रॉस एनपी देखिए, ग्रॉस एनपी जो है 2020 में 137 करोड़ रुपए के थे, जो कि 2021 में बढ़कर 1070 करोड़ रुपए के ग्रॉस एनपी पहुंच गए। नेट एनपीए का भी वही हाल है, 27.49 करोड़ रुपीस के 2020 मार्च में थे नेट एनपीए, जो कि बढ़कर 424 करोड़ रुपए के पहुंच गए हैं। यहाँ पर परसेंट में देखिए, नेट एनपीए परसेंट में 2020 में नेट एनपीए थे 0.20% ओनली, जो कि बढ़कर 2.93% यहाँ पर नेट एनपीए पहुँच गया है। ग्रॉस एनपीए भी सेम वैसे ही है, 0.97% की ग्रॉस एनपीए थे, जो कि बढ़कर 2021 मार्च में 7.07 पहुँच गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है ये बैंक बढ़ क्यों नहीं रही है, ये बैंक चल क्यों नहीं रही है, इसका स्टॉक प्राइस जो है वो बढ़ क्यों नहीं रहा है। तो इनकी जो हालत है वो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसा ही है, लेकिन ये तो उनसे भी ज़्यादा महंगी निकली है, क्योंकि पी रेशियो ने यहाँ पर सीधा सीधा कह रहे हैं 612 पॉइंट महंगा इंडस्ट्री पीस है। तो ये एक प्रॉब्लम है और ये बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो प्रोविजनिंग इनको करनी पड़ी है उसके ऑर्डर आरबीआई की तरफ से थे, यानी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि कोविड के जो प्रोविजनिंग है वो एक्स्ट्रा में लेकर चले हैं। तो इनका जो है प्रोविजनिंग बहुत ज़्यादा निकली। अब यही चीज़ तो देखी जा रही है कि प्रोविजनिंग किस बैंक की कितनी ज़्यादा है, तो इनकी सबसे ज़्यादा प्रोविजनिंग करी गई है। अब इसमें यहाँ पर ये पेंच फंस रहा है। तो अभी जो है, अब ये स्थिति कब ठीक होगी पता नहीं, लेकिन आपको कब खरीदना है, इससे दूर रहिए, इससे दूर रहिएगा, अभी दूर रहिएगा। जब 2021 का Q1 का रिजल्ट जो है वो अच्छा आ जाए, या वहाँ पर स्थिति सही दिखाई दे, जब पता चले कि हाँ भैया प्रोविजनिंग जो की है वो असल में एनपीए नहीं बने हैं, एनपीए नहीं बनेंगे, तब यहाँ पर जो है हालात आपको सुधरते हुए नज़र आएंगे, तब यहाँ पर आपको हर चीज़ जो है वो अच्छी नज़र आएगी। नहीं तो अब तक जो है इस बैंक का वो बुरा हाल होता है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अभी दूर रहना है जब तक Q1 के रिजल्ट ना आ जाए, जब उसमें पता चलेगा कि हाँ भैया बेहतर है, प्रोविजनिंग की जो बात की गई थी वो प्रोविजनिंग हुई नहीं है, वो एनपीए नहीं बने तो बच गए, तब जाके आप इसमें ख़रीदारी करिए। उससे पहले जो है वो ख़रीदारी नहीं करिए। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आप जो है इससे दूर रहें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चल रहे हैं 26 रुपये के आसपास का, और आप इस बैंक में बने रह सकते हैं। तो कुल मिला के ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है दोनों बैंक की स्थिति ख़राब है। तो उम्मीद है इस बैंक पर कोई भी राय नहीं है, ख़रीदने की कोई राय नहीं। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं आप होल्ड करते रहिए। पेनी स्टॉक जैसी बैंक है भैया, पेनी स्टॉक, ये 30 रुपये में जाएगा कुछ नहीं, आएगा ही अगर आना होगा तो। अगर स्थिति और ख़राब होती है तो आपको ये 30 रुपये का रेट शायद आपको आगे ना दिखे। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया हो। कुछ गलत बोला हो इन दोनों के बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आपने ये गलती हो गई आपसे, ये प्रोविजनिंग आपको अगर मैं इसमें कुछ गलत बता दिया तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर गलती जो है वो किसी से भी हो सकती है। अगर मेरे से हुई है तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिए, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है हर वीडियो के वो आपके पास आते रहें। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।